हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 20 जुलाई 2020 से 14 अगस्त 2020 के बीच में होना है और इस प्रशिक्षण में प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्र पे जो टीओटी हैं यानी संदर्भ दाता जाएंगे, उनकी संख्या दोस्तों 3 से 4 के बीच में रहेगी और ये जाएंगे और आधारशिला ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पे शिक्षकों की क्षमता का संवर्धन करेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली दोस्तों बनाया गया है ऐसे टीओटीज़ के लिए जो अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं, रिफ़्रेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दोस्तों अवेलेबल है। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मिशन प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या यानी 4 सितंबर 2019 को की गई। मिशन प्रेरणा कार्यक्रम का उद्देश्य और लक्ष्य दोस्तों क्या है? तो बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए दोस्तों लक्ष्य है और ये लक्ष्य भाषा और गणित से संबंधित है। अब आपको भाषा में क्या होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, लक्ष्य आपका यहाँ पे जो दिया गया है वही लक्ष्य, आप ऐसा नहीं उसे अक्षरशः आप उसी का पालन करेंगे। इस लक्ष्य से ज़्यादा लक्ष्य की भी आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर हम भाषा की बात करें तो कक्षा 1 में एक सूची रहेगी, उस निर्धारित सूची में 5 शब्द बच्चे पहचान लेते हों। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हों। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हों। कक्षा 4 में छोटा आर्टिकल है, उस आर्टिकल पे बेस्ड 75% क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर लेते हों और कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% क्वेश्चन को वो सही हल कर पाते हों। और जब गणित की बात करेंगे तो निर्धारित सूची में 5 संख्याएं वो सही से पहचान लेते हों। जोड़ एवं घटाना 1 अंक के 75% प्रश्नों को वो सही हल कर पाते हों। फिर कक्षा 3 की बात करें तो जोड़ एवं घटाना हासिल के 75% प्रश्नों को वो सही हल कर पाते हों। और कक्षा 4 में बात करेंगे तो गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों। अब यहाँ पे आपको ध्यान यही देना है कि जो कक्षा 2 और 3 का गणित का हमारा लक्ष्य है वो जोड़ घटाना ही है। बस कक्षा 2 में 1 अंक का जोड़ घटाना है और कक्षा 2 में 1 अंक का जोड़ घटाना है और कक्षा 3 में हासिल का जोड़ घटाना है। ओके। और कक्षा 4 में गुणा के 75% को वो हल कर लेते हों और कक्षा 5 में भाग के 75% प्रश्नों को वो सही से हल कर लेते हों। और ये आपका प्रेरणा लक्ष्य कब है? प्राथमिक विद्यालय के सभी छात्र 2022 तक, जी हाँ दोस्तों, मार्च 2022 तक उक्त प्रेरणा लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लें। आगे चलते हैं दोस्तों। एक बार राज्य के सभी ब्लॉक प्रेरक हो गए तो राज्य प्रेरक बन जाएगा। सीधी सी बात है, सबसे पहले हमारा प्रेरक ब्लॉक होगा, फिर उसके बाद सारे ब्लॉक मिलेंगे तो प्रेरक जनपद होगा, सारे जनपद मिलेंगे तो हमारा प्रेरक मंडल होगा और सारे मंडल मिलेंगे तो हमारा प्रदेश प्रेरक होगा। कोई भी अगर ब्लॉक ये घोषणा करता है कि हमारा ब्लॉक प्रेरक हो गया है तो वहाँ पे होना क्या है, एक कोई स्वतंत्र बाह्य संस्था आकर के उसका मूल्यांकन करेगी और उस ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक वाकई मूल्यांकन के बाद घोषित कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था करेगी। मूल्यांकन की प्रक्रिया, ब्लॉक मूल्यांकन के लिए खुद को नामांकित करेगा। नामांकित ब्लॉक से लगभग 20 स्कूलों का चयन सैंपल के आधार पर किया जाएगा। चयनित 20 स्कूलों के सभी छात्रों का स्वतंत्र संस्था द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। यदि इस मूल्यांकन में सभी छात्रों ने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो ब्लॉक दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रेरक घोषित हो जाएगा। आगे चलते हैं। मिशन प्रेरणा के तहत प्रेरणा सूची क्या है? तो दोस्तों, प्रेरणा सूची बहुत आसान है। कक्षावार एवं विषयवार बच्चों के लर्निंग आउटकम इसमें दिए गए हैं। कक्षावार और विषयवार इसमें लर्निंग आउटकम दिए गए और लर्निंग आउटकम 14 से लेकर के 16 के बीच में है।
प्रेरणा सूची आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोस्तों कक्षा 1 है और यहाँ हर कक्षा के लिए 14 से 16 लर्निंग आउटकम है। यानी प्रेरणा सूची में, प्रेरणा सूची आप मोटा मोटी जान लें, प्रेरणा सूची में कक्षावार और विषयवार दक्षताएं वर्णित की गई हैं कि ये दक्षताएं बच्चों में एक एकेडमिक सेशन के दौरान विकसित होनी है। तो प्रेरणा सूची में कक्षावार विषयवार दक्षताएं वर्णित हैं। इसमें 14 से लेकर 16 तक बच्चों के लर्निंग आउटकम हैं। तो आप दोस्तों देख रहे हैं, थोड़ा जूम करेंगे, कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्वतंत्र संस्था के माध्यम से मूल्यांकन होना है और लर्निंग आउटकम के आधार पर ही जो हमारा सेट परीक्षा होती है, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, वो 3 माह पे लिया जाता है। आगे चलिए, प्रेरणा तालिका क्या है? प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में अंतर है। प्रेरणा तालिका, जो प्रेरणा सूची में विषयवार कक्षावार दक्षताएं हैं, उन्हीं का प्रेरणा तालिका मापन करती है। क्या करती है? मेज़रमेंट करती है। तो प्रत्येक छात्र के लिए प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा त्रैमासिक रूप से भरी जाएगी। प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा भरी गई तालिका को प्रमाणित करेंगे। ARPs डाइट मेंटर्स अपने स्कूल विजिट में सुनिश्चित करेंगे कि तालिका भरी जाए और प्रधानाध्यापक उसे प्रमाणित करें। आगे चलते हैं दोस्तों, आधारशिला। बुनियादी शिक्षा में बच्चों को सफल कराने के लिए आधारशिला की अहम भूमिका रहेगी। अब आधारशिला दोस्तों हस्तपुस्तिका है, मॉड्यूल है और ये है बुनियादी शिक्षा व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत एवं शिक्षण में सुधार की तकनीकें। हिंदी एवं गणित से संबंधित लर्निंग आउटकम, उन्हें बच्चों को सिखाने के लिए गतिविधियाँ एवं आकलन के तरीके हैं। दैनिक, साप्ताहिक और मासिक स्तर पर पाठ्यक्रम को विभाजित कर शिक्षण योजना बनाना एवं कक्षा को व्यवस्थित रखना। ध्यानाकर्षण क्या है? मूलभूत दक्षताओं में पिछड़े बच्चों के शिक्षण के लिए ध्यानाकर्षण द्वारा शिक्षा और अभ्यास किया जाएगा। शिक्षण प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं होता है। ध्यानाकर्षण से शिक्षक ऐसे बच्चों की मदद करेंगे। ध्यानाकर्षण मूलभूत दक्षताओं में पिछड़े बच्चों की पहचान और उन्हें अधिगम स्तर पर लाने के लिए विशेष शिक्षण तकनीकों का इस्तेमाल करती है। कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण के लिए बच्चों का चिन्हांकन, निरंतर अभ्यास एवं विस्तृत कार्य योजनाओं का उल्लेख है। दोस्तों ये दूसरी हस्तपुस्तिका है, पहली आधारशिला, दूसरी ध्यानाकर्षण और तीसरी हस्तपुस्तिका आपकी क्या है? शिक्षण संग्रह। प्रभावी शिक्षा संचालन के लिए उपयोगी रणनीति और योजनाएं शिक्षण संग्रह में दोस्तों दी गई हैं। शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक जानकारियां, उपयोगी सूचनाओं एवं शैक्षिक संदर्भों का समावेश है। इसमें कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए योजना निर्माण, सक्रिय पुस्तकालय, शिक्षक डायरी एवं आकर्षक क्लासरूम को कैसे इस्तेमाल करें हैं। शिक्षण में सहायक सामग्री बनाने और उसे कक्षा में उपयोग करने के उदाहरण और उनका उल्लेख भी इस हस्तपुस्तिका में दिया गया है। इसे कंपेडियम भी बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आधारशिला की जब हम बात करेंगे तो आधारशिला जो मॉड्यूल है, इसका मेन फोकस है बच्चों में भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ को बेहतर करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। आप दोस्तों जानते हैं कि शैशवावस्था में आधारशिला मॉड्यूल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शैशवावस्था, बच्चों की जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उसके बाद वयस्कावस्था होती है, तो इन सारी अवस्थाओं में बच्चों की शैशवावस्था में सीखने की तीव्र गति का आप रचनात्मक उपयोग करके शिक्षा की मजबूत आधारशिला निर्मित कर सकते हैं। इसलिए शैशवावस्था में जो ये आधारशिला मॉड्यूल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लर्निंग आउटकम क्या है? तो लर्निंग आउटकम का अभिप्राय कक्षा, कोर्स, कार्यक्रम के अंत में बालक बालिकाओं द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल से है। कोई भी कक्षा है, कोई भी कोर्स है, कोई भी कार्यक्रम के अंत में बच्चे जो अर्जित ज्ञान करते हैं, जो भी स्किल उनमें विकसित होती है, वही दोस्तों लर्निंग आउटकम है। लर्निंग आउटकम यह इंगित करते हैं कि सीखने के अनुभव के बाद बच्चों के व्यवहार में कौन से बदलाव आएंगे। देखिए दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य ही है, क्या है? बच्चों के व्यवहार में परिशोधन या परिमार्जन। चेंज इन बिहेवियर इज़ लर्निंग, ये अधिगम है हमारा और इसी अधिगम को बच्चों में सुनिश्चित करना है। तो लर्निंग आउटकम क्या है कि कोर्स के अंत में
शिक्षक कक्षा में पढ़ाया उसके अंत में, या कोई भी प्रोग्राम इनिशिएट हुआ उसके अंत में बालक के बिहेवियर में क्या मॉडिफिकेशन हुआ, क्या डिज़ायरेबल चेंज हुआ, यही लर्निंग आउटकम है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। यहाँ पे आपको दोस्तों एल्मीराह दिखाई गई है, उसी के आधार पे हम लर्निंग आउटकम का लेवल समझेंगे। तो आप दोस्तों इस एल्मीराह में अगर आप देखिए छोटे छोटे रैक बने हैं, तो ये रैक एक्चुअली हैं क्या? ये उप आउटकम हैं, ये सब लर्निंग आउटकम हैं। ये सीधे कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार को सुनिश्चित करने के दृष्टि से विकसित किए गए हैं। अब नेस्टेड आउटकम क्या है? तो ये समान प्रकृति के कई करिकुलम पाठ्यचर्या लक्ष्यों को एक में मिलाकर बनाए गए हैं। तो दोस्तों कक्षा 3 में भी हमारा भोजन एवं स्वास्थ्य है, कक्षा 4 में भी भोजन एवं स्वास्थ्य है, कक्षा 5 में भी भोजन एवं स्वास्थ्य है। तो अगर हम ये सारे करिकुलम में विषय एक है, प्रकृति एक है, सबको मिला करके तीनों पाठ्यचर्या के लक्ष्यों को अगर हम मिला करके काम करें तो हमारा ये नेस्टेड आउटकम है। आपने देखा ये सारी रैक, पहली रैक, दूसरी रैक, तीसरी रैक, तीनों को हमने मिला लिया तो हमारा नेस्टेड आउटकम बन गया। ओके, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब केंद्रित फोकल आउटकम क्या है? यह सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हैं। इनके अंदर कई छोटे छोटे आउटकम सन्निहित होते हैं। तो दोस्तों ये केंद्रित आउटकम का मतलब ही है कि इसमें छोटे छोटे आउटकम को जोड़ करके एक व्यापक आउटकम जो है वो केंद्रित यानी फोकल आउटकम है। आगे चलते हैं। भाषा कक्षा 1 फोकल लर्निंग आउटकम। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं, खुले प्रश्न क्यों कैसे अगर आधारित सवाल का उत्तर देते हैं। और इसके बाद ये तो फोकल हो गया, उसके बाद उसका सब पार्ट नेस्टेड लर्निंग आउटकम है। सुनकर समझना, प्रतिक्रिया देना, मौखिक शब्दावली, मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन। अब ये कक्षा में जब आएगा तो उप लर्निंग आउटकम ग्रेड 1 के स्तर का पाठ सुनकर घटनाओं और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पे आधारित प्रश्न के बच्चा जवाब दे सकता है। तो कैसे देगा? खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बच्चा बात करेगा, वस्तुओं का वर्णन करेगा, किसी चित्र के बारे में कुछ वाक्य अपनी भाषा में बोल सकता है। तो ग्रेड 1 के स्तर की कहानियाँ और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर बच्चा समझ लेता है। अब आरंभिक स्तर पे दोस्तों भाषा की क्या आवश्यकता है? भाषा क्या क्यों? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह सोचने, महसूस करने और चीज़ों के जुड़ाव के रूप में एक माध्यम का काम करती है। भाषा के रूप क्या हैं? मौखिक रूप यानी वर्बल बोलकर, लिखित यानी लिखकर। आगे चलते हैं। आरंभिक स्तर पर भाषा का अगर हम विकास करें तो दोस्तों इसका एक क्रम है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा का क्रम है। इसी क्रम से भाषा सीखी जाती है। भाषा सीखने सिखाने का क्रम है। सुनना, जब बच्चा अपने आसपास की ध्वनियों को सुनकर पहचान ले, उनमें अंतर करने लग जाए, सुनी गई बातों का मतलब आशय समझने लग जाए और सुनी गई बातों पर सटीक प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देने लग जाए। तो प्रारंभ में बच्चों को कविताएं, कहानियां एवं गीतों को सुनने का आप अवसर दें। स्वर, व्यंजनों, वर्णों की ध्वनियों को सुनकर समझने और उनमें अंतर करने के पर्याप्त अवसर दें। समान ध्वनियों वाले शब्दों का आप क्या करें कि उनको सुनाएं और उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षक बच्चों से उनके परिवेशी अनुभव, घर, परिवार के सदस्य, पसंद ना करने वाले मेलों, त्योहारों आदि पर बात करें। कुछ सरल प्रश्न करें और बच्चों को उत्तर देने के लिए मोटिवेट करें। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनकर उनमें अंतर पहचानने का अभ्यास कराएं। सरल निर्देशों को सुनकर उसमें अनुक्रिया देने का प्रयास करें। आगे ये लिसनिंग हो गया। स्पीकिंग पे आते हैं। जब बच्चा अपनी बात, विचारों को सोचकर सटीक शब्दों का चयन कर उचित हाव भाव, प्रवाह, क्रमबद्धता, तार्किकता व व्याकरणिक शुद्धता के साथ व्यक्त करने लगता है, जब वो दूसरों की बातों को सुनकर समझकर सटीक और प्रभावी प्रतिक्रिया देने लगता है, तो ये स्पीकिंग है।
शिक्षक बच्चों को परिचित परिवेश वस्तु चित्र दिखाकर उन पर बातें करें। चित्र कथाओं को दिखाकर कहानी बताएं और कहानी को आगे बढ़ाने को कहें। उन्हें अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करने को कहें। वर्णों के साथ उनके चित्र को पहचान कर बोलने को कहें। शब्दों के साथ उनके चित्र को पहचान कर बोलने को कहें। अब बोलने में शामिल घटक क्या है? तो बोलने में दोस्तों जो बोला जाता है मौखिक अभिव्यक्ति है, उसमें क्या होता है? उसमें चिंतन के लिए बातचीत, अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, बातचीत के दौरान नए शब्दों का परिचयन करना और सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया देना, ये बातें शामिल होती हैं। दक्षता जैसे क्या है? बोलना, सुनना, बोलना दक्षता है हमारी। आकलन व संकेतक कैसे हैं? लिसनिंग एंड स्पीकिंग हमारी दक्षता हो गई, ये हमारा लक्ष्य हो गया। बच्चा अपने आसपास की ध्वनियों को सुनकर अंतर कर लेता है, सुनी गई बात पर सटीक अनुक्रिया देता है। तो सुनने में अंतर कर लेता है और बोलने में सटीक प्रतिक्रिया देता है। तो आकलन हेतु संभावित प्रश्न आप कैसे करेंगे? बच्चों को विभिन्न ध्वनियाँ सुनाकर उनके बारे में पूछें, जैसे घंटा की आवाज़, ताली की आवाज़, कोयल की आवाज़, बकरी की आवाज़। बच्चों को सरल निर्देश दें, खड़े हो जाओ, बायां हाथ उठाओ, छत की ओर देखो। बच्चे से किताब आप निकलवाने के लिए कहेंगे बस्ते से, तो बच्चे करेंगे। भाषा सीखने सिखाने का क्रम, पढ़ना, लिसनिंग हो गया दोस्तों, स्पीकिंग हो गया। अब आ गए हम रीडिंग पे। जब बच्चा प्रवाह के साथ समझते हुए पढ़ना, अनुमान लगाना, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए चलना, प्रश्नों के जवाब देना, मन में पढ़ी गई सामग्री की छवि बनाना, रोल प्ले, चित्रीय संयोजन, पाठ की संरचना पहचानना, प्रश्न पूछना, सार निकालना, स्वनिगरानी जैसे कार्य सुगमता से करने लग जाता है। तो इसमें चित्र पठन, मुद्रा भाव पठन, 2 वर्णों से बने अमात्रिक शब्द और उनके चित्रों को देखकर पहचानना और उनका उच्चारण, जैसे जल, कल, चल, घर, 3 या 4 वर्णों से बने अमात्रिक शब्दों और उनके चित्रों को पहचान कर उसका उच्चारण करना, जैसे महल, कमल, पनघट। मात्रिक शब्दों को पढ़ना, छोटे वाक्य को पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ लेना। तो दोस्तों लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया। भाषा सीखने का अंतिम क्रम है राइटिंग। जब बच्चा बुनियादी लेखन कौशलों यथा अक्षरों की सुंदर सुडौल आकृतियाँ बना पाना, वर्ण व ध्वनि का शब्द बना पाना, सही वाक्य रचना की समझ, विराम चिन्हों की उचित समझ आदि का सटीकता से यथाचिंतन, क्रमबद्धता व तार्किक तरीके से लिखना, लिखे को शीर्षक देना, अपने लिखे को प्रवाह व प्रभावपूर्ण बनाने में संपादन व संशोधन कर सटीक व सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग करता है। तो अमात्रिक शब्दों को लिखना, मात्रिक शब्दों को लिखना, छोटे वाक्यों को लिखना, नकल करना, श्रुत लेख लिखना, अपने मनोभावों को स्वयं लिखना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पढ़ना लिखना का भी आप क्या कर सकते हैं, आकलन के संकेत हैं, इसका आकलन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, भाषा फोकल लर्निंग आउटकम। बच्चों में भाषाई कौशलों के विकास के लिए 4 केंद्रिक आउटकम विकसित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं, खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल का उत्तर देते हैं। बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित जानकारी, तर्क व कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक व लिखित रूप में देते हैं। बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार कर सकते हैं और मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयोग कर पाते हैं। बच्चे अनुभव, भावनात्मक व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति के रूप में दे पाते हैं। अब इसमें दोस्तों क्या है, बच्चे पहले अनुभव करेंगे, फिर चिंतन करेंगे, फिर अनुप्रयोग करेंगे, फिर समेकन करेंगे। भाषा का विकास हमारे मन मस्तिष्क में खास प्रक्रिया के द्वारा होता है। जैसे बच्चा दोस्तों किसी भी चीज़ का अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, जैसे काऊ को देख लिया, गाय को, तो उसको एक्सपीरियंस करेगा, उसके बारे में चिंतन करेगा और फिर किसी भी प्रकार का पिक्चर अगर बनता है तो वो काऊ को समझ लेगा। अगर पिक्चर दिखती है तो काऊ को वो देखकर समझ सकता है। एप्लीकेशन करेगा, देखिए उसका प्रयोग भी कर रहा है, कंसोलिडेशन, इसी प्रकार से ज्ञान स्थायी होता है। अब यहाँ पे लर्निंग आउटकम दिया गया है दोस्तों, और आते हैं गणित पे। प्ले, लर्न, ग्रो एंड वर्क टुगेदर। गणित द्वारा कौशल। तो गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य गणितीय सोच का विकास करना है। यह गणितीय सोच हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। बच्चों में अपने घर की वस्तुओं के रखरखाव, नियोजन, प्रबंधन आदि जैसे गुणों का विकास गणित विषय के शिक्षण के साथ होता रहता है। गणित विषय के अध्ययन से अर्जित होने वाले मुख्य कौशल निम्नवत हैं। पहली बात तो क्रमबद्धता, दूसरा नियमितता, तीसरा तर्क और चिंतन, चौथा निर्णय लेना, पाँचवा संश्लेषण और विश्लेषण, छठा परिणाम प्राप्त करना और सातवां प्रस्तुत करना। आरंभिक स्तर पर गणित के केंद्रित लर्निंग आउटकम क्या हैं? बच्चों में गणितीय कौशल के विकास के लिए 5 केंद्रित आउटकम विकसित किए गए हैं।
नंबर 1, अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग। नंबर 2, संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग। नंबर 3, किसी संख्या को हिस्से के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध संक्रियाओं की समझ को व्यक्त कर पाते हैं। अब इसमें ज्यामिति और माप की बात करेंगे तो बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं को परिवेश की जानकारी को समझने, दर्शाने और अपनी कल्पना को अभिव्यक्त करने में के लिए करते हैं। सामान्य गणित एवं डाटा संधारण, समय, मुद्रा और आंकड़ों के महत्व को समझते हैं और उनका उपयोग जीवन को बेहतर करने के लिए करते हैं। गणित शिक्षण में गतिविधि की अगर बात करें तो गतिविधि छोटी छोटी रोचक गतिविधियों, क्रियाओं का समूह है जो शिक्षण को किसी विशेष दिशा में ले जाए तथा जिससे सीखना रोचक और स्वाभाविक हो जाए। गतिविधि आधारित शिक्षण में न केवल बच्चे तेज़ी से सीखते हैं अपितु पाठ्यक्रम के लक्ष्य को भी बड़ी सहजता से पूर्ण कर लेते हैं। गतिविधि में 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, रोचकता और चुनौती। गतिविधि के 4 प्रकार होते हैं, मौखिक गतिविधियाँ, लिखित गतिविधियाँ, सामग्री आधारित गतिविधियाँ, ICT आधारित गतिविधियाँ। सामग्री आधारित गतिविधियाँ दोस्तों आपके सामने हैं। कोई भी सामग्री लेकर के, कंचे लेकर के, टॉफीज़ लेकर के आप बच्चों को जोड़ घटाव सिखा सकते हैं। गणित सीखने का क्रम दोस्तों क्या है? एक्सपीरियंस, ठोस वस्तुओं का अनुभव। लैंग्वेज यानी अनुभव के आधार पर वार्तालाप। तीसरा पिक्चर, चित्रों द्वारा प्रदर्शन। और चौथा अवधारणाओं के साथ संकेतक या प्रतीक का प्रयोग। गणितीय दक्षता विकास के घटक। गणित के संदर्भ में अवधारणाओं की समझ का विकास अत्यंत आवश्यक है। जैसे जोड़ गणित की एक संक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिलाकर बढ़ाने की अवधारणा निहित है। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति सीढ़ीनुमा होती है जिसमें पायदानों का क्रम निश्चित होता है जिससे दक्षताओं का विकास होता है। गणितीय दक्षताओं के विकास के घटक निम्नवत हैं: बातचीत, तरीके और स्वरूप, सीखने सिखाने का क्रम, तरीका व उपकरण, समूह कार्य, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। संख्या पूर्व अवधारणा है। बच्चों का संख्याओं को क्रम से बोलना ही, संख्याओं का गिनना नहीं कहा जा सकता। इसके लिए किसी संख्या में वस्तुओं के शामिल होने की समझ होना जरूरी है। और गिनती सीखने से पहले बच्चों में निम्नलिखित कौशलों का विकास आवश्यक है: तुलना करना, समूहीकरण तथा वर्गीकरण, क्रम तथा अनुक्रम बनाना, एक से एक की संगति, एक से एक मिलाकर गिनना, क्रम एवं मात्रा सूचक संख्याएँ। संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्याओं और संख्या की पद्धति समझ ही गणित सीखने का आधार है जो बच्चों को गणित की विविध संक्रियाओं व अवधारणाओं को सीखने में मदद करती है। गिनने का क्रमिक अभ्यास, शून्य की अवधारणात्मक समझ, इकाई व दहाई की समझ, स्थानीय मान। गणित की मौलिक संख्याएँ: जोड़, मिलाना या बढ़ाना, घटाना, निकालना या कम करना, गुणा एक ही संख्या को बार बार जोड़ना, भाग एक ही संख्या को बार बार घटाना। जोड़ आप देख ही सकते हैं, ऐसे पढ़ाना है बच्चों को। अब दोस्तों मापन की मूलभूत समझ पे आते हैं। बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को लेकर उन्हें कम, ज़्यादा, हल्का, भारी होने का अनुमान लगाते हैं। यह अनुमान तब तक प्रमाणित नहीं होता जब तक कि वस्तु को मानक इकाइयों जैसे ग्राम, किलोग्राम के बाट से तौल कर न देख लिया जाए। प्रारंभिक स्तर पर मापन की समझ हेतु निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए गए हैं: स्थान, दूरी, मात्रा और वजन के बारे में अनुमान लगाना तथा विविध तरीके से पुष्ट करना, जगह की समझ, मापन की इकाइयों की जानकारी और उपयोग। मापन और ज्यामितीय आकृतियाँ एवं आकार। मापन संबंधी अवधारणाओं की समझ हमें अपने जीवन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने, सुंदर बनाने और अपने आसपास की दुनिया में छुपे हुए सौंदर्य को पहचानने में मदद करती है। मापन में गणित शिक्षण के क्षेत्र निम्नवत हैं। ज्यामिति एवं आकार की बात करें तो दोस्तों बच्चे घर, परिवार, कक्ष तथा परिवेश में विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देखकर, छूकर, उलट पुलट कर विभिन्न आकृतियों में जमा कर ज्यामितीय आकृतियों एवं आकारों की अवधारणाओं से परिचित होते हैं। इनका अनुप्रयोग से वे आगे की कक्षाओं में परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन की समझ विकसित करने में ये मदद मिलता है। समय की अगर हम बात करें, कैलेंडर की, समय की बेहतर समझ विकसित होने से बच्चे समय का सदुपयोग कर सकते हैं। कैलेंडर की समझ से जीवन में उपलब्ध समय के बेहतर उपयोग करने की समझ भी दोस्तों उनके अंदर विकसित होती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आपका समय भले लग रहा है बट आप बिल्कुल लगे रहिए ऐसे ही। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा की समझ से बच्चों में मुद्रा की क्रय शक्ति का एहसास होता है, उपयोग में वरीयता का निर्धारण तथा मुद्रा के विविध रूपों का ज्ञान होता है। ध्यान देने योग्य बात है ये है कि शिक्षकों को गतिविधि के दौरान छात्रों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों ने क्या समझा है और वे कहाँ कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उसी के अनुसार पता करने के लिए सभी सत्रों का आप अभ्यास कराएं। गतिविधि करते समय बच्चों के साथ जल्दबाजी न करें, उनको समय दें, खुद से करने के अधिक से अधिक मौके अवश्य दें। छात्रों को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए कारण बताने के लिए कहना चाहें। बच्चों को सोचने, प्रतिक्रिया देने का समय दें। उन्हें अन्य छात्रों के विचारों, प्रतिक्रियाओं को सुनने के लिए भी कहा जाना चाहिए। उन्हें यह भी जानना होगा कि जब प्रतिक्रियाएँ दी जा रही हैं तब अलग अलग लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल दोस्तों क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं होता है। इन बच्चों की पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकियों द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास। शिक्षकों का ध्यानाकर्षण क्यों? सीखने की गति।
बच्चों की शैशवावस्था में सीखने की गति बहुत तेज होती है। इनका रचनात्मक उपयोग कर शिक्षा की मूलभूत आधारशिला निर्मित करने के लिए और शिक्षकों का उन बच्चों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए जिन्हें शिक्षकों की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। ध्यानाकर्षण का उद्देश्य है ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के उद्देश्य व इसके क्रियान्वयन पर समझ विकसित करना। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपनी भूमिका और शिक्षकों को आवश्यक सपोर्ट प्रदान करने संबंधी ज्ञान व कौशल पर समझ का विकास। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक तैयारी व इसके विभिन्न चरणों पर समझ का विकास। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम की आवश्यकता। एक ही कक्षा में सभी विद्यार्थियों का अधिगम स्तर एक समान नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, एक ही समान बिल्कुल नहीं होता है। और यहाँ अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे वांछित अधिगम स्तर से पीछे रह जाते हैं, अर्थात विषयगत कक्षा स्तर के वास्तविक लर्निंग आउटकम विषयगत कक्षा स्तर के अपेक्षित लर्निंग आउटकम से कम रहता है, उनमें अंतर रहता है, जिसे लर्निंग गैप कहते हैं। लर्निंग गैप जितना अधिक होगा उतना ही विद्यार्थियों के सीखने में अवरोध उत्पन्न करता है। ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए या सीखने के प्रति उनकी निराशा या लर्निंग गैप को दूर करने के लिए उनमें आत्मविश्वास लाना अत्यंत आवश्यक है। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम शिक्षकों को पिछड़ रहे बच्चों के लर्निंग गैप को पता करने और उसे दूर करने में मदद करता है। सभी बच्चों में सीखने की अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं, आवश्यकता है उन्हें पहचानने की और निखारने की। अधिगम स्तर में अंतर कैसे जानेंगे दोस्तों? तो पाठ्यक्रम में निर्धारित दक्षताओं एक्सपेक्टेड आउटकम्स और बच्चों द्वारा अर्जित दक्षताओं एक्चुअल आउटकम्स के मध्य पाए जाने वाले अंतर को अधिगम स्तर में अंतर लर्निंग गैप्स कहते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स और वास्तविक अधिगम स्तर यानी जो एक्चुअल बच्चा प्राप्त कर रहा है। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के मुख्य बिंदु शिक्षकों में कक्षागत विषय अनुसार लर्निंग आउटकम की समझ का विकास करना, बच्चों के लर्निंग गैप का पता करना, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना का निर्माण करना, शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न प्रभावी तकनीकों का प्रयोग करना, विद्यार्थियों की प्रगति का सतत आकलन करना। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों की प्रगति का सतत आकलन करना, कक्षा में भयमुक्त, रोचक व मैत्रीपूर्ण माहौल का निर्माण करना, छात्रों में सीखने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करना, छात्रों को कक्षा अध्ययन अधिगम की मुख्य धारा से जोड़ना। वर्तमान वर्ष 2020-21 में ध्यानाकर्षण का आप प्रयोग दोस्तों कैसे कर सकते हैं? तो कक्षा 4 से 8 में क्रियान्वित करना। प्रतिदिन प्रथम कालांश 40 मिनट में ध्यानाकर्षण कक्षाएं हिंदी व गणित विषय पर केंद्रित, हिंदी व गणित विषयों की पूर्व कक्षाओं को मुख्य लर्निंग आउटकम पर कार्य करना। समय सारणी का तदनुसार विकास, जिसमें प्रथम कालांश ध्यानाकर्षण कक्षा हेतु तथा अन्य समय में सभी विषयों की वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण कार्य। सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत प्रभावी शिक्षण तकनीकों का दोस्तों प्रयोग। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम प्रथम चरण आरंभिक परीक्षण। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल पेपर के आधार पर आरंभिक परीक्षण हेतु प्रश्नोत्तरों लर्निंग आउटकम के सापेक्ष आपको जानकारी करना कि बच्चे कितना जानते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न पत्रों के अनुसार उत्तर माला का विकास करना। विद्यालय प्रबंध समिति एवं पेरेंट टीचर एसोसिएशन के साथ बैठक कर ध्यानाकर्षण कार्यक्रम पर चर्चा करना, सहयोग हेतु उन्हें प्रेरित करना, आरंभिक परीक्षण करना, आरंभिक परीक्षण की कॉपी की जाँच करना तथा अंक उन्हें प्रदान करना और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम को प्रेरणा तालिका में चिन्हित करना। दोस्तों देखिए, सारे प्रेरणा तालिका में बच्चों के लर्निंग आउटकम का चिन्हीकरण है और बिल्कुल यहाँ पे ध्यानाकर्षण का मामला चल रहा है। फिर ध्यानाकर्षण का द्वितीय चरण है कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के साथ कक्षाओं की योजना विकास करना है, समय सारणी का विकास, लर्निंग आउटकम का चयन करना, विषय वस्तु सामग्री का विकास, शिक्षण अधिगम की योजना बनाना और कक्षाओं का भी आयोजन करना है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ध्यान ये रखना है कि बेसलाइन के परिणाम के आधार पर प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रगति को अंकित करना है आपको। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ हो रही, कक्षा के अंदर बच्चों के मध्य परिणाम आधारित ABC नामक कोई समूह नहीं बनाएंगे। यदि बच्चों के मध्य इस प्रकार का समूह बनाया जाता है तो BC समूह के बच्चों में हीन भावना आने की प्रबल संभावना है। और अपने शिक्षण में समूह कार्य आदि प्रभावी शिक्षण तकनीकों का अधिकाधिक प्रयोग करें, जिससे प्रत्येक समूह में विभिन्न लर्निंग लेवल वाले बच्चों को रखें। इससे उन्हें एक दूसरे से सीखने में मदद मिलती है। सामान्यतः सभी कक्षाओं में ध्यानाकर्षण कक्षाएं अलग अलग ही आयोजित की जाएंगी। शिक्षकों की उपलब्धता व संख्या को देखते हुए एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ बैठाया जा सकता है। ध्यानाकर्षण का तृतीय कार्यक्रम और इसी के बाद दोस्तों आपका वीडियो का समापन। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल पेपर के आधार पर एंड लाइन परीक्षण हेतु प्रश्न पत्रों लर्निंग आउटकम की रचना, प्रश्न पत्रों के साथ इसके ब्लूप्रिंट का विकास, प्रश्न पत्रों के अनुसार उत्तर कुंजिका का विकास, एड लाइन परीक्षण करना, एड लाइन कॉपी की जांच करना, अंक प्रदान करना, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम को प्रेरणा तालिका में चिन्हित करना, विद्यालय प्रबंध समिति एवं पेरेंट टीचर एसोसिएशन के साथ बैठक कर बच्चों की प्रगति पे आप जो है चर्चा करेंगे।
और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में चिन्हित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति के उपरांत पुनः ऐसे ही कार्यक्रम को संचालित करें। यह चरण पूरे शैक्षिक सत्र में चलना है। सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यानाकर्षण कक्षाओं के उपरांत भी बच्चों के कठिनाई के बिंदु का पता कर लगाना और उनका समय रहते हुए आपको निराकरण भी करना है। इस हेतु ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में सुझाई गई प्रभावी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षण संग्रह टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।